Hi everybody, welcome back to my channel. So सबसे पहले don't forget to like, share and subscribe and press the bell icon so that you can get an update whenever I post. So this chapter is going to be about search and rescue. As you can see on the screen, this is annexure number 12. तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं. कुछ फ्रीक्वेंसीज याद करनी है और कुछ एब्रीविएशंस आपको याद रखने हैं, कुछ सिंबल्स याद रखने हैं एंड दैट्स इट. छोटा सा चैप्टर है तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सबसे पहले ओके, सो सर्च एंड रेस्क्यू इज एब्रीविएशन इज SAR, which is covered by Indian Search and Rescue Regions. So its abbreviation is SRR. तो abbreviations आपको याद रखना थोड़ा सा ज़रूरी है क्योंकि DGCA जब पेपर बनाता है तो वो abbreviation दे देगा और आपको अगर पता ही नहीं होगी तो आप कैसे टिक कर पाओगे कौन सी जगह है क्या है. तो abbreviation याद रख लेना. और इसके बाद में लैंड एंड ओशन दोनों जगह हम अलग अलग लेंगे. तो लैंड पे ये कवर होता है नेशनल एरोनॉटिकल सर्च एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन कमेटी के थ्रू, विच इज NASARCC. एंड ओशन ये एरियाज में होएगा बाय नेशनल मैरीटाइम सार बोर्ड, ओके, विच इज NMSARB. तो ये दोनों चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी है. उसके बाद में जिन्हें नहीं पता FIR रीजन्स क्या होते हैं, 4 मतलब हिस्सों में डिवाइडेड आप मान सकते हो. पूरा जो इंडिया है हमारा विच इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स. तो एक है आपका दिल्ली, एक है आपका मुंबई, एक है आपका कोलकाता एंड द 4th वन इज चेन्नई. तो इन सारे रीजन्स में जाने से पहले आपको एक क्लियरेंस लेना होता है. उसी तरीके से आप इसको ऐसे भी याद करोगे. ये 4 जगह हर जगह पे यूज होंगी तो आपको याद रखनी है FIR रीजन्स. ठीक है, ये लिखा हुआ है FIR रीजन्स. तो ये हमारे 4 रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर्स भी हैं. ठीक है, और इसके बाद में ये तो हो गया आपका लैंड के लिए. और जो 3 मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर्स हैं वो है आपके मुंबई, चेन्नई एंड पोर्ट ब्लेयर. सो मुंबई एंड चेन्नई तो मतलब ऑब्वियसली थोड़ा सा पानी के पास है. और तीसरा आपका आता है पोर्ट ब्लेयर. तो मुंबई और चेन्नई आप FIR रीजन्स याद रखोगे. उसके साथ में थर्ड आपका प्लस हो जाता है पोर्ट ब्लेयर. उसके बाद में आप नीचे आओगे तो एक छोटी सी लाइन ये पढ़नी जरूरी है. ठीक है, जो भी एयरक्राफ्ट डिस्ट्रेस में है उसको एक डिस्ट्रेस फ्रीक्वेंसी पे जाना है ताकि अगर कोई भी उस एरिया में या उस रीजन में दूसरा एयरक्राफ्ट है तो उसे पता चल सके और वो आपकी हेल्प कर सके, या फिर ATC को पता चल सके कि आपका एयरक्राफ्ट डिस्ट्रेस में है, यू नीड सम हेल्प. ठीक है, तो इन फ्रीक्वेंसीज को याद करने के लिए ज्यादा फ्रीक्वेंसीज नहीं है, सिर्फ ये 4 फ्रीक्वेंसीज आपको याद रखनी है. फर्स्ट वन इज 2182 किलोहर्ट्ज, सेकेंड इज 4125 एंड थर्ड वन इज 121.5 मेगाहर्ट्ज. ठीक है, तो 2 फ्रीक्वेंसीज आपकी किलोहर्ट्ज में है और एक फ्रीक्वेंसी आपकी मेगाहर्ट्ज में. ठीक है, और 1 to 1.5 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में यही पूछी जाती है तो इसको आप सबसे ज्यादा अपने टॉप प्रायोरिटी पे रखोगे. उसके बाद में आप नीचे देखो तो यहाँ पे लिखा है कि ड्रॉप्ड बाय SIR, मतलब कि कभी कभी जब एक कोई एरिया है जहाँ पे कोई भी घटना हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई इंसिडेंट हुआ है, तो एयरक्राफ्ट भेजे जाते हैं उस जगह पे जहाँ पे लोग जल्दी नहीं पहुंच सकते. तो उन एयरक्राफ्ट के थ्रू हम कुछ सामान भेजते हैं, जैसे कि आपका पानी, खाना, ब्लैंकेट्स अगर ठंडी जगह है, रीजन है, और या फिर कुछ भी मिसलेनियस चीज हो सकती है. तो ऐसे हम खुद तो एयरक्राफ्ट से उतर के दे नहीं सकते, पहले हमें लैंड करना पड़ेगा. अगर जगह ही नहीं है लैंड करने की एयरक्राफ्ट के पास तो वो क्या होगा उस सिचुएशन में. उस सिचुएशन में आप ऐसे कुछ कंटेनर्स में सामान भेजते हो. उसके लिए आपको याद रखना है बस 3 कलर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला आपका ब्लू कलर. तो ब्लू कलर का कंटेनर जब भी होगा तो उसमें आपको फूड एंड वाटर मिलेगा. ठीक है, जिस भी कंटेनर में फूड एंड वाटर है दैट विल बी इन ब्लू कलर.
उसके बाद में जब भी आपको कोई फर्स्ट एड की इक्विपमेंट्स भेजी जाएंगी, उसमें कुछ भी हो सकता है, जो भी मतलब डॉक्टर्स के लिए सामान है, डॉक्टर्स पहुंच चुके हैं बट सामान नहीं आया किसी लिए, या फिर डॉक्टर्स ही नहीं जा पा रहे, तो कुछ नॉर्मल नॉर्मल चीजें जो हम यूज कर सकते हैं फर्स्ट एड के लिए, इक्विपमेंट किट्स, वो आपकी जाएंगी रेड कलर के कंटेनर्स में। ठीक है, पूरा कंटेनर रेड होगा। और मिसलेनियस में कुछ भी हो सकता है, ब्लैंकेट्स हो सकते हैं, खाना पानी वो भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट कुछ भी मिसलेनियस, तो दैट विल बी इन ब्लैक कलर। तो जो कंटेनर है वो ब्लैक कलर का रहेगा। उसके बाद में प्रोसीजर्स फॉर पायलट्स इन कमांड एट द सीन ऑफ एन इंसिडेंट। मतलब आप अगर मैं एक प्लेन उड़ा रही हूँ और मैं ही पायलट इन कमांड हूँ, यानी मैं पीआईसी हूँ उस एयरक्राफ्ट की, और मेरे सामने एक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, एक जगह है और मैंने वो स्पॉट कर लिया है, तो उस टाइम पे मुझे क्या करना है, ठीक है। अब इसमें आप ये 3 पॉइंट्स याद रखोगे। सबसे पहले आपको उस जगह की पोजीशन बतानी है एटीसी को, या जो भी जिसको भी, सबसे पहला एटीसी ही होता है, तो आपको सारी चीजें एटीसी को कम्युनिकेट करनी होती है। इस रीजन से आप उस जगह की पोजीशन बताओगे, लैटिट्यूड बताओ, लॉन्गिट्यूड बताओ, बस कैसे भी करके उन्हें बता दो कि यहाँ पे ये एक्सीडेंट हो गया है, रेस्क्यू टीम, सर्च एंड रेस्क्यू टीम भेजो, ठीक है। और जब तक आपको दिख रहा है कि कोई आया नहीं है अभी तक रेस्क्यू करने के लिए, तो आप उस पूरी साइट को जो डिस्ट्रेस में है अपने आई साइट में रखोगे, ठीक है। मतलब कि कोई अभी तक आया नहीं है, तो आपको, चाहे आप उस, ये एक साइट है जो डिस्ट्रेस में है और ये आपका एयरक्राफ्ट है, तो आपको इसके ऊपर हवर करना है, या फिर सर्कलिंग अप्रोच रखो, या बस अपने आई साइट में आपको रखना है वो पूरी जगह, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही जल्दी से जल्दी आपके लिए पॉसिबल है, तो आपको ये पूरा सिनेरियो रिपोर्ट करना है कोऑर्डिनेशन, रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर्स में, ठीक है, जो आपके या फिर एटीएस के यूनिट्स में, जैसे कि मैंने बोला एटीसी को बताना है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे एक और चीज लिखी है, इफ द फर्स्ट एयरक्राफ्ट टू रीच द सीन, अगर जो एयरक्राफ्ट आपने दे दिया, कॉल दे दिया कि यहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू टीम चाहिए, तो उन्होंने एक एयरक्राफ्ट को दूसरे एयरक्राफ्ट को भेजा है, बट वो एक्सीडेंट पे जो आया है एयरक्राफ्ट, वो सर्च एंड रेस्क्यू का एयरक्राफ्ट नहीं है, ठीक है। तो वो इट शैल टेक चार्ज ऑफ ऑन सीन एक्टिविटीज ऑफ ऑल अदर aircraft subsequently arriving until the first search and rescue aircraft reaches the scene of an accident। मतलब उन्होंने वो भेज दिया है, आप जा सकते हो, वो अब रखेगा, वो इंचार्ज हो गया, ठीक है। वो दूसरा एयरक्राफ्ट जो है वो इंचार्ज है अब बाकी सारी एक्टिविटीज का, और जब तक सर्च एंड रेस्क्यू टीम आ नहीं जाती उस पूरी जगह पे, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, अगर प्रोसीजर्स फॉर अ पायलट एंड कमांड इंटरसेप्टिंग अ डिस्ट्रेस ट्रांसमिशन, ठीक है, तो आपको एक एयरक्राफ्ट है और ये आपका एयरक्राफ्ट है, तो ये एयरक्राफ्ट जो है ये डिस्ट्रेस में, ठीक है, और ये कॉल दे रहा है अपने आसपास के एयरक्राफ्ट में, किसी रीजन से वो एटीसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, और आपका एयरक्राफ्ट उसकी फ्रीक्वेंसी पे है और आपको सुनाई दे रही है वो डिस्ट्रेस कॉल, तो आप उससे बात करोगे और ये सारे पॉइंट्स आपको करने हैं, ठीक है। एक्नॉलेज द डिस्ट्रेस ट्रांसमिशन, मतलब उसने आपको एक्नॉलेज करा है, तो आप एक्नॉलेज बैक करोगे कि यस यू कैन हियर एंड यू विल हेल्प, ठीक है। उसके बाद में आपको उसकी पोजीशन रिकॉर्ड करनी है, जो दूसरा एयरक्राफ्ट है डिस्ट्रेस में, इसकी पोजीशन आप रिकॉर्ड करोगे। टेक अ बियरिंग ऑन द ट्रांसमिशन, मतलब कि वो एयरक्राफ्ट कौन सी बियरिंग पे है इस वक्त पे। उसके बाद में इन्फॉर्म द अप्रोप्रिएट रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर, वही चीज दोबारा, एटीसी को कांटेक्ट करो या फिर रेस्क्यू सेंटर को फटाफट से आप जितनी जल्दी हो सके बताओ कि यहाँ पे एक दूसरा एयरक्राफ्ट है जो डिस्ट्रेस में है, ठीक है। और जो भी आपने सारी अभी तक इंफॉर्मेशन नोट डाउन करी थी, कि उसकी पोजीशन आपने रिकॉर्ड करी है और उसकी बियरिंग आपने रिकॉर्ड करी है, वो सब आप एटीसी को या उस रेस्क्यू टीम को, रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर पे बताओ, ठीक है। उसके बाद में जब तक आपको दूसरे इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल रहे हैं सामने तरफ से, एटीसी से या फिर रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर से, तो वो आपको बताएंगे कि कौन से पोजीशन पे अब आपको आगे बढ़ना है,
या फिर आप खुद जा सकते हो मदद करने, जैसे कि मैंने पहले बोला था आपको साइट में रखना है उस डिस्ट्रेस सिचुएशन को। तो जो दूसरा एयरक्राफ्ट है अगर हो सके तो आप उनसे कम्युनिकेट करते रहो ताकि रेस्क्यू टीम जब तक नहीं आ जाती तब तक आप उनको सुन रहे हो, आपको मालूम है कि सिचुएशन क्या चल रही है, ठीक है। उसके बाद में आप नीचे आओ तो सिग्नल्स विद सरफेस क्राफ्ट, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि हमारा माइक काम नहीं कर रहा या फिर सामने वाले का माइक काम नहीं कर रहा, उस सिचुएशन में आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो फिजिकली उन्हें दिखाई दे या फिजिकली समझ आ जाए, ठीक है। उस चीज में आपको क्या करना है, सर्कलिंग द सरफेस क्राफ्ट एटलीस्ट वंस, मतलब कि ये आपका वो जगह है जहाँ पे कुछ हुआ है, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ है मान लेते हैं, और ये है आपका एरोप्लेन। तो आपको उसे एरिया को सर्कल करना है, ठीक है। आपको देखते रहना है, मतलब दोबारा से साइड में रखना है। उसके बाद में रॉकिंग द विंग्स, वो कुछ ऐसे होता है, ये है आपका एयरक्राफ्ट एंड दिस इज योर रॉकिंग योर विंग्स, ओके। तो या फिर आप ये करोगे, और अगर मान लेते हैं कि रात हो रही है और आपका थोड़ा सा फॉग है तो आपका एयरक्राफ्ट तो दिखेगा ही नहीं, तो आप जितने भी विंग्स रॉक कर लो वो सामने वाले को दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पे सिचुएशन है और लोग हैं, अब आपको बताना है कि आपने उन्हें देख लिया है, तो आप विंग्स रॉक कर रहे हो बट उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग द थ्रॉटल। जब आप ये करोगे तो उससे बहुत तेज आवाज होती है। अगर आपने कभी भी एयरपोर्ट पे जाके सुना हो, बाहर जब आप एयरपोर्ट पे हो और आप अपने एयरक्राफ्ट की तरफ जा रहे हो तो आप ये आवाज सुन सकते हो जो दूसरे एयरक्राफ्ट आपके आसपास हैं। या फिर चेंजिंग द प्रोपेलर पिच, थ्रस्ट दो, आगे पीछे बढ़ाओ तो उससे आवाज बढ़ेगी इंजन की, उससे भी उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ कोई एयरक्राफ्ट है जिन्होंने हमें स्पॉट कर लिया, ठीक है। उसके बाद में heading in the direction in which the surface craft is to be directed, उस डायरेक्शन में जाओ, मतलब जितनी पास हो सके। ऑब्वियसली आप एक हाइट को आगे नहीं बढ़ सकते, क्लियरेंस लेना पड़ेगा आपको, बट जितना हो सके उनके पास जाओ और आपको बेसिकली बताना है कि आपने एक्नॉलेज कर लिया है उन्हें, और यू हैव कॉल्ड समबडी फॉर हेल्प, ठीक है। उसके बाद में ये कुछ कोड्स हैं जो सरफेस पे लोग हैं वो दे सकते हैं, बट ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इस पर ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आए हैं अभी तक, बट एक बार इसे पढ़ लेना है, ठीक है। और यहाँ पे दो जगह पे लिखा है मॉर्स कोड। सो मॉर्स कोड जिन्हें नहीं पता क्या होता है, इट इज़ लाइक अल्फ़ाबेट्स को कुछ कोड लैंग्वेज में बताना, कि मतलब यहाँ पे एक है अल्फ़ाबेट एन और एक है टी, तो टी अगर मुझे भेजना है तो मुझे उसका मॉर्स कोड आना चाहिए, तो वो एयरक्राफ्ट पे पहुंच जाएगा। और मुझे भी मॉर्स कोड अगर आता होगा तो मैं आपका डी कोड कर लूंगी कि आपने टी भेजा है, जिसका मतलब मुझे अगेन पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक बार पढ़ने हैं। उसके बाद में ये सिंबल्स थोड़े से इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा सिंबल्स नहीं है, मैं आपको बहुत ही इजीली बता दूंगी, कुछ याद करने की इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका सिंबल आता है दिस। अगर एक वाई बन रहा है, ठीक है, उसका मतलब है कि पहली बात तो ये ग्राउंड पे है सिग्नल्स, ठीक है। तो अगर आप ग्राउंड पे और आप फंसे हुए हो तो आपने ये वाई का शेप, एक सॉरी टिक का शेप बना दिया, तो इसका मतलब है कि आपको असिस्टेंस चाहिए। तो अगर मेरा एयरक्राफ्ट है यहाँ पे और मैंने वो ये टिक स्पॉट कर लिया तो मतलब कि आपको असिस्टेंस चाहिए, तो मैं जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करूंगी एटीसी पे या फिर रेस्क्यू सर्चिंग ऑपरेशंस पे, और मैं उन्हें मतलब बताऊंगी कि यहाँ पे है कोई जो फंसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका एक्स। अगर एक्स बना हुआ है दैट मीन्स आपको मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, यहाँ पे किसी को चोट लग गई है या कुछ हो गया है, कोई मर गया है या कुछ भी हो सकता है, मेडिकल असिस्टेंस, दैट मीन्स एक्स, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका एन। किसी तरीके से मतलब मैंने आपके साथ कम्युनिकेट कर लिया एयरक्राफ्ट में, बट आप मुझे बता नहीं पा रहे, माइक खराब हो गया आपका, तो आपको अगर कहना है नहीं तो आप ये एन बना दोगे, ठीक है। और उसी तरीके से अगर आपको कहना है यस तो आप बनाओगे वाई की शेप, ठीक है। ये सारे जितने भी लेटर्स हैं या फिर सिंबल्स हैं
ये प्रोमिनेंट होने चाहिए। और अभी मैं बताऊंगी आपको कि कितने बड़े होने चाहिए, मतलब विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, ताकि जो एयरक्राफ्ट है या जो भी आसपास है उसे दिख जाए। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे हूँ और इस एयरक्राफ्ट को बताना है कि मैं उस तरफ जा रही हूँ, तो मैं ये डायरेक्शन एरो बना दूंगी। एरो तो सबको पता ही है, अगर मैंने एक साइड पे एरो बनाया तो मैं उस एरो की साइड जा रही हूँ। ठीक है। और इसके बाद में आता है आपके कोड सिंबल्स। ठीक है। तो अगर मैंने ट्रिपल एल बनाया है, कुछ ऐसे बनेगा वो। ठीक है। उसका मतलब है कि यहाँ पे एक ऑपरेशन चल रहा था जो अब कंप्लीट हो चुका है। ओके। उसके बाद में आता है आपका अब अगर ये 3 L थे, ठीक है, अब इन 3 L में से 2 L रह गए और एक L को मैंने नीचे बना दिया एक लाइन में। इसका मतलब है कि सारे लोग मिल चुके हैं। ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पे L को छोटा कर दिया है और उसका 2 प्लस साइन बना दिए, कुछ ऐसे आता है वो। ठीक है। 2 प्लस के साइन जुड़े हुए अगर बन चुके हैं तो इसका मतलब है कि कुछ ही लोग मिले हैं। ठीक है। और उसके बाद में आता है आपका 2x। 2 प्लस के साइन थे पहले वाले, अब 2x है। पहले ऐसे थे, अब वो ऐसे हैं। ठीक है। तो जब x बन रहा है तो मतलब कि यहाँ पे कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है ऑपरेशन किसी रीजन से, तो हम बेस पे लौट रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में आता है आपका ये जिगजैग, एक जेड की शेप है और दोनों तरफ को मैंने यहाँ पे आपके एरोज बना दिए। मतलब 2 ग्रुप्स में लोग हैं और एक ग्रुप इधर की तरफ जा रहा है और एक ग्रुप दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है। उसके बाद में आता है आपका 2 एरोज अगेन, ये भी डायरेक्शन से रिलेटेड है। और अगर कुछ नहीं मिला है, मतलब सर्च एंड रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है बट उन्हें उस साइट पे कुछ नहीं मिला, ना कोई लोग मिले, ना कोई प्रूफ मिला, कुछ भी नहीं मिला, उसके लिए हम बनाएंगे N, डबल N। बट इसका मतलब कुछ नहीं मिला है बट अभी भी हम अपना ऑपरेशन चालू रखेंगे। ठीक है। बंद नहीं हुआ है ऑपरेशन। इसके बाद में हम नीचे आते हैं तो जो सिंबल्स हैं एटलीस्ट 2.5 मीटर्स के होने चाहिए या फिर 8 फीट। ठीक है। मतलब लंबे। और अगर आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे बहुत स्नो है तो ऐसे कलर से बनाना है आपको जो इजीली स्पॉट हो जाए, जो वाइब्रेंट कलर्स होते हैं। ठीक है। जैसे कि ये कलर है जो मैंने पहना है, दिस इज नॉट वाइब्रेंट, बट ये कलर जो इसके नीचे है इट इज वाइब्रेंट, यू कैन सी इट वेरी प्रॉपरली। तो जैसे कि रेड है तो रेड थोड़ा सा डल है बट फिर भी दिख जाएगा। ठीक है। तो 2.5 मीटर्स या 8 फीट दोनों आपको याद रखने पड़ेंगे, डीजीसीए कैसे भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। और मेड एज कॉन्स्पिक्यूअस एज पॉसिबल। ओके। उसके बाद में आता है आपका एयर टू ग्राउंड सिग्नल्स। अगेन ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है बट दोबारा इसमें आ रहा है। तो जब दिन है तो डे लाइट में आप अपने एयरक्राफ्ट के विंग्स रॉक करोगे, कुछ इस तरीके से। और अगर रात हो चुकी है तो या तो आप अपनी एयरक्राफ्ट की जो लैंडिंग लाइट्स होती हैं उसको 2 बार फ्लैश करोगे। ठीक है। और अगर आपके पास वो लैंडिंग लाइट्स अवेलेबल नहीं है या फिर काम नहीं कर रही हैं तो आप अपनी नेविगेशन लाइट्स को स्विच ऑफ एंड ऑन करोगे 2 बार, अगेन ट्वाइस। इसके लिए सिग्नल्स तो इतने ही हैं और इसके बाद में आपको थोड़ा सा एक और फ्रिक्वेंसी याद रखनी है। तो जो सैटेलाइट एडेड सर्च एंड रेस्क्यू है इंडिया का, विच इज कॉस्पाज और सारसैट सिस्टम, इट ऑपरेट्स ऑन 406 मेगाहर्ट्ज। ठीक है। ऊपर की फ्रिक्वेंसी भी 4 थी, उसमें एक ही और ऐड करनी है हमें। तो ये फ्रिक्वेंसी सिर्फ 5 किलोमीटर्स के रेडियस में ही काम करेगी। ठीक है। और इसके जो एसएसआर के रीजन्स हैं वो बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, इंडोनेशिया, कीनिया, इन सब में भी काम कर जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। तो बेसिकली आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसीज याद रखनी है और कुछ सिंबल्स याद रखने हैं
And that's it for this video, and I'll see you in the next one. Bye.